हाय पंकज क्वात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर लाया हूँ एक नई जानकारी। आज की इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास शॉर्ट हैंड सब्जेक्ट है, स्किल एजुकेशन है, सीबीएसई करिकुलम के अकॉर्डिंग वो स्टडी कर रहे हैं और 11th क्लास में यानी शॉर्ट हैंड का बेसिक सीख रहे हैं और उनको सेकंड टर्म का एग्जाम देना है। सेकंड टर्म के एग्जाम में थ्योरी वाले पेपर में किस तरह के प्रश्न आएंगे, इसकी एक ओवरव्यू, इसकी एक झलक मैंने लास्ट वीडियो में आपको दे दी थी कि किस तरह के प्रश्न आएंगे और उनके क्या उत्तर होंगे वो आपने नोट किए होंगे अपने अकॉर्डिंग। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि वो एग्जैक्ट उत्तर क्या हो सकते हैं। क्या आपने वो सही उत्तर नोट किए या आपने अपने आप जो उत्तर लिखे हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो एग्जैक्ट उत्तर, उसका सही उत्तर क्या है वो आज वाले वीडियो में आपको पता लगेगा। और प्रश्न आपको, जिन्होंने पहले वाला वीडियो नहीं देखा उनको पता लग जाएगा कि कितने प्रश्न आएंगे, 1 मार्क के कितने होंगे, 2 मार्क्स के कितने होंगे और 4 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन होंगे और किस तरह से हमने उत्तर देने हैं। आज वाले वीडियो की खास बात है कि उत्तर आपको पता लग जाएंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी हो जाएगी, अच्छे मार्क्स आएंगे, आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पहुंच जाएंगे। तो आज वाला वीडियो आपने ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है और सभी प्रश्नों के उत्तर नोट करने हैं, अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, लिख कर देखना है। क्योंकि अब जो एग्जाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। पहले जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम था वो ऑब्जेक्टिव टाइप था, अब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, यानी क्वेश्चन के आंसर आपको स्वयं लिखने होंगे। तो शुरू करते हैं। 11th क्लास बेसिक शॉर्ट हैंड सेकेंड टर्म क्वेश्चन पेपर विद आंसर्स। एज यू आर वॉचिंग ऑन योर स्क्रीन, there is a shorthand English subject code 825 सैम्पल क्वेश्चन पेपर। आज मैं आपको 11th क्लास के सेशन 2021-22 के सेकंड टर्म के क्वेश्चन पेपर से आंसर बताऊंगा। जैसा कि आपको पहले ही पता है कि जो आपका पेपर होगा वो 1.5 आवर 90 मिनट्स का होगा, मैक्सिमम मार्क्स 30 आएंगे। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और मैंने आपको कहा था कि उनके आपने आंसर्स सर्च करने हैं और आज मैं वो आंसर बताऊंगा कि एग्जैक्ट आंसर क्या है और आपने जो सर्च किए हैं क्या वो सही हैं या उसमें कोई अंतर है। तो एंटरप्रेन्योर स्किल 5 मार्क का आएगा, लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। और मेन जो सब्जेक्ट स्किल है वो 25 मार्क्स का सेकंड टर्म में आएगा और जिसमें ये सामने आपके चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर्स सेकंड टर्म के चैप्टर्स हैं, आप इनको नोट कर लें। इन्हीं की आपने स्टडी करनी है सेकंड टर्म के लिए। और अगर आप ITI से या पॉलिटेक्निक से कहीं से स्टडी करें तो ये वीडियो उनके लिए भी है कि कौन कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं जो इन चैप्टर्स के आपको एग्जाम में आ सकते हैं और आपको पता होने चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए। आप शॉर्ट हैंड कहीं से भी सीख रहे हैं लेकिन आपको रूल पता होंगे और इन क्वेश्चंस के बेस पर आप अपने जो है बेस मजबूत कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन है आपके सामने, जो इंस्ट्रक्शन लास्ट वीडियो में भी दे दी गई थी। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 पार्ट्स में क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा। सेक्शन ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए होगा, बी में 70 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और सेक्शन सी जो है 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो ये इसका ओवरव्यू हो गया और इसके बाद चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहला प्रश्न था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैल्यूज़। एंटरप्रेन्योरशिप में आपको ये आपने सीखा होगा। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैल्यूज़ का आंसर अगर आप देते हैं तो क्या आंसर होगा? वैल्यूज़ आर बेसिकली द बिलीव्स। वैल्यूज जो होती हैं ये बेसिक रूप से बिलीव्स अबाउट किसके बारे में? व्हाट मैटर्स द मोस्ट, हाउ टू बिहेव एंड विच गोल्स आर इम्पोर्टेंट। तो ये जो है शॉर्ट में 1 मार्क का अगर आप आंसर देते हैं तो वैल्यूज़ का मीनिंग ये है और अगर आप इसका उत्तर दे देते तो आपको मिलेगा 1 मार्क। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स को कैसे डिफाइन करेंगे? द आंसर इज, एटीट्यूड इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ बिलीव्स। विश्वास का एक सेट है, इमोशंस एंड बिहेवियर्स टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्लेस, ऑब्जेक्ट, पर्सन, सिचुएशन, इवेंट, आइडियाज़ और थिंग्स। इन सबको मिलाकर एक एटीट्यूड्स बनता है, सेट है ये पूरा
गुलदस्ता जिसे कह सकते हैं। और अगर आप ये प्रश्न उत्तर दे देते हैं तो आपको मिलेगा 1 मार्क्स। टोटल आपने 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और आपके पास प्रश्न है 4 में से एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, उसकी चॉइस है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे पूछा है व्हाट आर 4 R's एंड 1 U टू कंट्रोल द वेस्ट ऑफ आवर रिसोर्सेज। 4 R और 1 U कौन सा है? द आंसर इज दीज आर 4 R's: refuse, reduce, reuse and recycle, and 1 U is upcycle। ओके, तो इस आंसर के भी आपको मिलेगा 1 मार्क्स और इसमें से कोई एक प्रश्न आप छोड़ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। डिफाइन द 5 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन स्किल में से है, तो ग्रीन इकोनॉमी के कंपोनेंट्स बताने हैं। द 1 इज रेन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा। द सेकेंड इज ग्रीन बिल्डिंग्स। थर्ड इज ग्रीन ट्रांसपोर्ट। 4 वाटर मैनेजमेंट एंड 5 इज वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये कंपोनेंट्स हैं ग्रीन इकोनॉमी के। तो आपको मिलेंगे 1 मार्क्स अगर आपने इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए। हर प्रश्न 1 ही अंक का है। अब चलते हैं नेक्स्ट 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। द क्वेश्चन नंबर 5 इज एन एंटरप्रेन्योर शुड बी पैशनेट। एंटरप्रेन्योर, उद्यमी को पैशनेट होना चाहिए। डिस्कस करना है आपने, तो क्या आंसर है इसका मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पैशन इज द की फॉर एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस। सफलता, एंटरप्रेन्योर उद्यमी की सफलता में पैशन जो है की का काम करता है, चाबी का काम करता है। बिकॉज वन कैन नॉट डील विद फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन और ओवरकम चैलेंजेस। जो एंटरप्रेन्योर के सामने चैलेंज आते हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, तो उनसे बाहर निकलने के लिए पैशन होना ज़रूरी है। इफ़ वन डज नॉट फील पैशनेट अबाउट द बिजनेस, अगर आप बिजनेस व्यापार में पैशनेट नहीं हैं तो ये सब नहीं हो सकता। दिस ऑल्सो हेल्प्स टू परसुएड अदर्स टू स्टे मोटिवेटेड। दूसरे को परसुएड करना, मोटिवेटेड रहना, ये सब पैशनेट होना जरूरी है। मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स फील पैशनेट अबाउट देयर आइडियाज़। अपने आइडियाज़ के प्रति पैशनेट होना, आपने जो सोचा है वो करके दिखाना है। डेली टास्क्स, क्रिएशन एंड गोल्स, तो इन सब के लिए पैशनेट होना जरूरी है। तो ये पैशनेट के आपने 2 मार्क्स में डिस्कस जो करना है वो इतना ही करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द रोल ऑफ पीपल एट स्टेक होल्डर्स इन ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी में जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें पीपल का क्या रोल है, पीपल के बारे में बताना है आपने। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन ग्रीन इकोनॉमी इज़ द पीपल। सबसे पहले हमने ये बताया कि जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है वो पीपल ही हैं ऑफ द नेशंस, जो देश के जो है व्यक्ति हैं। एनी इकोनॉमी एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ इट्स पीपल, और इकोनॉमी लोगों पर ही निर्भर करती है, उसी से इकोनॉमी चलती है। गवर्नमेंट ब्रिंग्स मैनी पॉलिसीज बट द सक्सेस ऑफ द पॉलिसी डिपेंड ऑन हाउ द पीपल हैव अडॉप्टेड द चेंज। सरकार पॉलिसी बनाती है लेकिन वो लोग उसको कैसे लेते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। इफ़ द पॉलिसी अफेक्ट द पीपल नेगेटिवली, अगर नकारात्मक प्रभाव होता है लोगों पर पॉलिसी का, इट इज़ बाउंड टू कोलैप्स, तो वो पॉलिसी कोलैप्स हो जाती है। हेंस वाइल लेइंग डाउन द पॉलिसी द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल शुड बी कंसिडर, और जब भी पॉलिसी बनाई जाती है तो लोगों को ध्यान में रखा जाता है। द फैक्टर्स लाइक एजुकेशन ऑफ द पीपल ऑफ नेशन आल्सो प्ले पिवोटल रोल। एजुकेशन जो है, लोगों की एजुकेशन, ये एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। जो सरकार जब पॉलिसी बनाती है तो ये भी एक फैक्टर है। इफ़ द मासेस आर नॉट एजुकेटेड, अगर जनता एजुकेट नहीं होगी एंड अवेयर अबाउट द लेटेस्ट ट्रेंड्स, और नए नए ट्रेंड्स के बारे में उनको पता नहीं होगा, आवश्यकताओं के बारे में, दे विल आइदर रिजेक्ट द पॉलिसीज, तो वो पॉलिसी को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक नहीं समझेंगे। तो जनता को अवेयर होना जरूरी है। जैसे कि अभी आप ग्रीन स्किल पर हैं तो ग्रीन स्किल के बारे में आपको पता होना चाहिए। बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू द एक्सटेंट टू ब्रिंग ए डिजायरेबल चेंज, और तभी हम चेंज ला सकते हैं।
समाज में सुधार कर सकते हैं लोगों को जागरूक करने के बाद। तो ये था लोगों पीपल का क्या रोल हो सकता है स्टेक होल्डर के रूप में ग्रीन इकोनॉमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन सब्जेक्ट स्किल। अब यहाँ पर आपके सामने सेक्शन बी में 70 मार्क्स के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 1 मार्क का है, डिफाइन द टू कॉन्सोनेंट्स विच आर रिटन इन टू डायरेक्शंस इन शॉर्ट हैंड। ऐसे कॉन्सोनेंट बताने हैं जो दो डायरेक्शन में लिखे जाते हैं शॉर्ट हैंड में। तो दो डायरेक्शन में लिखे जाने वाले कौन कौन से कॉन्सोनेंट है? टू कॉन्सोनेंट्स आर आर एंड एच। एक आर है और एक एच है। अब हम इनको एग्जाम्पल से, जब भी आप कोई आंसर देंगे तो एग्जाम्पल से समझाएंगे। एंड दीज आर रिटन डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। डाउनवर्ड भी लिखे जाते हैं, अपवर्ड भी। आर जो है अप भी लिखा जाता है, डाउन भी लिखा जाता है। इसी तरह एच अप और डाउन दोनों डायरेक्शन में लिखा जाता है। तो ये आंसर है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है आपने जब भी उत्तर देना है। खाली शॉर्ट में आंसर नहीं देना, उसको एक्सप्लेन करना है ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि आपको पूरे सब्जेक्ट की नॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑन योर स्क्रीन। हाउ इज द सर्कल इज यूज्ड विद स्ट्रेट कॉन्सोनेंट। स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ, स्ट्रेट कॉन्सोनेंट के साथ सर्कल कैसे यूज होता है आपने डायरेक्शन बतानी है। एंड द सर्कल एस इज यूज इनिशियली, मीडियली एंड फाइनली। कैसे? इनिशियली में इस डायरेक्शन से यूज होता है, और मीडियली में ये रूल है, और फाइनल में ये रूल है। तो तीनों हमने बता दिए कि कैसे सर्कल एस यूज होता है स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ। इनिशियल में भी, मिडिल में भी, फाइनल में भी, और डायरेक्शन भी आप में इसमें क्लियर हो गई। तो 1 मार्क क्वेश्चन में आपको इतना ही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन योर स्क्रीन। हाउ कैन यू यूज द एसटी लूप इन ग्रामर-लॉक्स। ग्रामर-लॉक्स में एसटी लूप कैसे हम यूज़ करते हैं आपने वो समझाना है। और ग्रामर-लॉक्स आपके सामने, इट इज़ यूज्ड एज अंडर, मोस्ट, नेक्स्ट। फ्रेजोग्राफी में एट फर्स्ट के लिए हम एसटी लूप लगाते हैं, फर्स्ट थिंग के लिए भी एसटी लूप लगाते हैं। तो ये था आपका 1 मार्क का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। और यहाँ भी आपको चॉइस है। आप प्रश्न अगर कोई नहीं आता, घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन ना ले, आप उसको छोड़ सकते हैं क्योंकि आपके पास चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन द स्ट्रोक विच आर नॉट हुक्ड इनिशियली फॉर आर एंड एल। इनिशियल आर और एल हुक के लिए कौन से स्ट्रोक है जिनको हम हुक नहीं लगाते हैं? तो द आंसर इज एस, जेड, एल, ये और डाउनवर्ड आर, ये स्ट्रोक जिनके साथ हम इनिशियल हुक यूज़ नहीं करते। तो ये उत्तर आपको दिलाएगा 1 मार्क्स। एकदम क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट उत्तर देना है आपने, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो हो सकता है कि आपका आधा मार्क्स काट लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑन स्क्रीन। व्हाई इज द हाविंग प्रिंसिपल यूज्ड इन स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी में हाविंग का जो नियम है, प्रिंसिपल मीन्स नियम है, वो क्या है, क्यों यूज होता है? हाविंग प्रिंसिपल इज यूज फॉर द एडिशन ऑफ टी एंड डी। ऐड करते हैं हम टी और डी को, स्ट्रोक को हाफ करके। जैसे एग्जांपल से हम समझ सकते हैं टाइट एंड वेट। तो कहीं पर टी, कहीं पर डी, हाविंग प्रिंसिपल यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑन योर स्क्रीन। What do you understand by doubling the strokes in shorthand? अभी आपने देखा हाविंग प्रिंसिपल पूछा, अब आपसे पूछा जा रहा है डबलिंग प्रिंसिपल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? डबलिंग प्रिंसिपल से आप क्या समझते हैं, आपने इसका उत्तर कैसे देना है? व्हेन अ स्ट्रोक इज डबल्ड इन लेंथ, जब किसी स्ट्रोक को डबल करते हैं, इट इज कॉल्ड डबलिंग प्रिंसिपल, और ये डबलिंग प्रिंसिपल कहलाता है। इट इज यूज फॉर द एडिशन ऑफ टी आर, डी आर, डी आर, इनके लिए हम डबल करते हैं, और TURE के लिए भी डबल किया जा सकता है। तो ये आंसर एनफ है, आपको मिलेंगे 1 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा गया है? डिफाइन द कंपाउंड कॉन्सोनेंट इन शॉर्टहैंड। कंपाउंड कॉन्सोनेंट शॉर्टहैंड में पूछे गए हैं। तो शॉर्टहैंड में कौन कौन से कंपाउंड कॉन्सोनेंट होते हैं? KW, क्वा जिसे हम बोलते हैं, GW, ग्वा, WL, WHL, LR, RR, MP, MB एंड WH। ये शॉर्टहैंड में कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स के आपने बता दिया कि ये कॉम्बिनेशन होता है। द कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स आर द साउंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्सोनेंट। दो कॉन्सोनेंट आपस में जुड़ जाते हैं तो उनको हम कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो ये उसके एग्जाम्पल हो गए, आपको मिलेगा 1 मार्क्स, 1 मार्क मिलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ से प्रश्न आ गए 2 मार्क्स वाले, और आपको फिर चॉइस दी है, 2 प्रश्नों की चॉइस है, 3 क्वेश्चन करने हैं 5 में से, और आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा गया है? राइट डाउन एनी 2 रूल्स
दो नियम बताने हैं विद एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल भी बताने हैं ऑफ राइटिंग द एच डाउनवर्ड, जहाँ एच डाउनवर्ड यूज होता हो उसके दो रूल बनाते हैं। तो पहला रूल है व्हेन एच इज ओनली कॉन्सोनेंट, जहाँ सिंगल एच होगा वहाँ पर हम डाउन लिखेंगे जैसे ही लिखते हैं या हाई लिखते हैं। द सेकेंड इज व्हेन एच इज फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट के और गे, के और गे जो है उससे पहले एच आ जाए तो वहाँ भी डाउनवर्ड एच लिखा जाता है, जैसे हेक है या हग लिख सकते हैं। तो ये दो एक मार्क्स का क्वेश्चन है और दो ही आपको प्रिंसिपल नियम बताने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन द यूज ऑफ लार्ज सर्कल, बड़ा जो सर्कल है मिडिल में फाइनल में एग्जाम्पल सहित बताना है। आंसर इज मीडियली एंड फाइनली लार्ज सर्कल रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ एस ई एस, एस ई जेड, जेड ई एस, जेड ई जेड। इन सब के लिए मिडिल और फाइनल में लार्ज सर्कल यूज होता है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे नेसेसरी मिडिल में एस एस आ गया, इंसिस्ट बीच में एस एस है, फाइनल कॉजेज फाइनल में एस ई एस है, फेसिस सी ई एस। तो ये मिडिल फाइनल में लार्ज सर्कल किस लिए यूज होता है, आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑन योर स्क्रीन। 16 प्रश्न में आपसे पूछा गया है व्हाई इज एफ और वी हुक नॉट रिटन इनसाइड द कर्व्ड स्ट्रोक्स, एफ और वी का हुक कर्व स्ट्रोक के बीच में क्यों नहीं यूज होता। अब यहाँ प्रश्न थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है कि पूछा जाता है कि हुक कहाँ यूज होता है, फाइनल में हो इनिशियल में, लेकिन यहाँ पूछा है कि एफ और वी का हुक कर्व स्ट्रोक में क्यों नहीं यूज होता। तो आपका आंसर क्या होगा, देखते हैं आंसर। द एन हुक इज रिटन फाइनली इनसाइड द कर्व स्ट्रोक, एन का हुक फाइनल में कर्व स्ट्रोक में लिखा जाता है, जैसे फन और मैन। एफ और वी हुक कैन नॉट बी यूज्ड इन द सेम डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में अगर हम एफ और वी का हुक लिखते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, दोनों हुक एक जैसे नहीं बना सकते। तो फाइनली इनसाइड द कर्व स्ट्रोक हम नहीं लिखते तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं। अगर 5 लिखना है तो इस तरह से और मूव लिखना है तो इस तरह से, तो दोनों जो हुक है ये सेम हो जाएंगे, इसलिए हम उसको नहीं लिखते। इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। दिस इज द मेन रीजन। तो यही रीजन है कि दोनों हुक सेम हो जाएंगे, क्योंकि एन का हम उसी डायरेक्शन में लिखते हैं, उसी डायरेक्शन में एफ और वी का नहीं लिख सकते। तो आंसर ये आपको दिलाएगा 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। टोटल 25 क्वेश्चन हैं, 17 क्वेश्चन आपके सामने हैं। डिफाइन द यूज ऑफ एन एंड एफ वी हुक इन द मिडिल, मिडिल में एफ वी और एन का हुक आपसे पूछा गया है। बोथ, आंसर इज बोथ कैन बी यूज्ड इन मिडिल, दोनों ही हुक मिडिल में यूज हो सकते हैं। एज लॉन्ग एज द आउटलाइन डज नॉट लुक ऑकवर्ड, कि आउटलाइन ऑकवर्ड ना हो जाए इसलिए। नॉट लाइकली टू बी मिसरीड, और पढ़ने में प्रॉब्लम ना होए। पर एन का हुक जैसे पनिश लिखना है आपको या प्लेंटी लिखना है, मिडिल में आ गया। इसी तरह एफ और वी का हुक प्राइवेट या डिफर लिखते समय हम यूज कर सकते हैं। तो ये आंसर आपको दिलाएगा 2 मार्क्स। आपने सारे प्रश्नों के उत्तर नोट करने हैं, लिखने का अभ्यास करना है, क्योंकि इस बार का जो एग्जाम है वो डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आपने खुद ही आंसर सोचने हैं, रूल एक्सप्लेन करने हैं, अपने आप से करना होगा। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं उसमें क्वेश्चन भी जो है एग्जामिनर देते हैं, आंसर भी देते हैं, आपको सिर्फ टिक मार्क लगाना होता है। तो यहाँ आपको थोड़ी सी हार्डवर्क करनी होगी। और इसी तरह के और वीडियोस देखने, आपने बहुत सारे रूल्स आपको आएंगे, हो सकता है किसी रूल में आपको प्रॉब्लम आती हो, तो इसी चैनल पर आपको जो है थ्योरी के चैप्टर्स के जो है वीडियोस मिल जाएंगे, उनको भी आप देख सकते हैं। और इन क्वेश्चंस को तो आपने नोट करना ही है, और नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे जो है तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑन योर स्क्रीन। द क्वेश्चन इज राइट डाउन द यूज ऑफ टिक एच, एच की जो टिक होती है, सूटेबल एग्जाम्पल देना है आपने। तो क्या आंसर रहेगा, डाउनवर्ड हे जो एच होता है इज रिड्यूस्ड टू अ टिक बिफोर सिंपल एम आई एम पी, अपवर्ड एल ए आर आर ई आर ए आर डी। इट इज यूज्ड ओनली इनिशियली, नेवर मिडली और फाइनली। ये सिर्फ इनिशियल में ही आता है, मिडिल और फाइनल में नहीं आता। एम से पहले, एल से पहले और आर से पहले।
ठीक है। एच टिक इज ट्रीटेड एज एन इनिशियल अटैचमेंट लाइक सर्कल एस, और ये सर्कल एस की तरह इनिशियल में जुड़ जाती है एच की टिक। इट देयरफॉर डज नॉट काउंट एज द फर्स्ट स्ट्रोक व्हेन प्लेसिंग द आउटलाइन इन पोजिशन। जब आउटलाइन की पोजिशन डिसाइड करते हैं तो ये फर्स्ट स्ट्रोक नहीं माना जाएगा। एंड इज नॉट यूज्ड इफ अ वॉवल प्रीसीड्स इट, तो इसको हम फर्स्ट स्ट्रोक नहीं मानते हैं पोजीशन लेते समय। तो आप आउटलाइन से समझ सकते हैं, जैसे हमने लिखा होम, तो यहाँ एच की एम से पहले एच की टिक लगाई है। हिल, एल से पहले एच टिक यूज़ किया है, और हर आर से पहले भी एच टिक यूज़ किया है। तो ये था इसका सही उत्तर। आपने इसके उत्तर कैसे सर्च किए हैं आपको पता होगा। अगर आपको कहीं मिसमैच है तो आप ये वाला उत्तर नोट कर लें, आपका सही आंसर मिल जाएगा। हो सकता है आप इन्हीं प्रश्नों में से आपको कोई 2, 3, 5 या 10 प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएं, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। और आपने इस वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ जिनके पास शॉर्ट हैंड सब्जेक्ट है, और आपस में विद्या का दान देने से विद्या बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फ्रेजोग्राफी। फ्रेजोग्राफी क्या होती है? राइट एनी 3 क्वालिटीज ऑफ ए गुड फ्रेजोग्राम। एक अच्छे फ्रेजोग्राम की क्वालिटी बतानी है। तो देखते हैं एक अच्छा फ्रेज कौन सा होता है। अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है, किसी भी आउटलाइन को किसी भी आउटलाइन से जोड़ देते हैं तो फ्रेज बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और कैसे पता लगेगा कि कौन सा फ्रेजोग्राफी क्या है और कैसे हम उसको जोड़ सकते हैं? व्हेन 2 और मोर वर्ड्स आर ज्वाइंड टूगेदर, जब 2 या 2 से ज़्यादा शब्द जुड़ जाते हैं, इट इज़ नोन ए फ्रेज, उसको हम फ्रेज कहते हैं। द मेथड ऑफ राइटिंग 2 और मोर वर्ड्स टूगेदर विदाउट लिफ्टिंग द पेन और पेंसिल, इसमें क्या होता है, पेन या पेंसिल उठानी नहीं होती है, इज कॉल्ड फ्रेजोग्राफी, उसी को हम फ्रेजोग्राफी कहते हैं। एंड द रिजल्टिंग आउटलाइन इज कॉल्ड फ्रेजोग्राम, और जो आउटलाइन बनती है वो फ्रेजोग्राम होता है। तो क्लियर हो गया फ्रेजोग्राम क्या होता है, फ्रेजोग्राफी क्या होती है। अब एक अच्छे फ्रेजोग्राम की क्या विशेषता है, क्वालिटीज़ है। ए फ्रेजोग्राम शुड बी ईजी टू राइट, लिखने में आसान हो। फ्रेज शुड नाइदर असेंड टू फार अबव द लाइन, ज़्यादा लाइन से ऊपर ना हो, नॉट डिसेंड टू फार बिलो द लाइन, और ज़्यादा लाइन से नीचे भी ना जाए। बिकॉज इट स्पॉइल्स द स्मूथ रनिंग ऑफ हैंड, तो इससे रनिंग जो है स्मूथ नहीं हो पाती, इसलिए ज़्यादा अप नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डाउन नहीं होना चाहिए। फ्रेज शुड बी लेजिबल व्हेन रिटन, जब लिखा जाए लिखने में असुविधा ना हो, लिखे जाने योग्य होता। द फर्स्ट वर्ड फॉर्म ऑफ ए फ्रेज शुड ऑक्यूपाई द ओरिजिनल पोजिशन, पहला जो वर्ड है वो ओरिजिनल पोजिशन लिया हुआ, इन विच इट वुड बी रिटन इफ इट स्टूड अलोन। तो आपने इस बात को ध्यान में रखना है, अगर अकेला भी लिखा जाए तो वो अपनी पोजिशन लिए रहे। एंड द फर्स्ट वर्ड फॉर्म ऑफ फ्रेज हाउ कैन दे, अब यहाँ देखते हैं हाउ कैन दे, जब जैसे हम लिखते हैं ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, वुड बी रिटन ऑन द लाइन, तो हाउ कैन दे को हम ऑन द लाइन लिखते हैं। एज द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम हाउ, जो हाउ है वो ऑन द लाइन लिखा जाता है, तो उसी से हम पोजीशन ले लेते हैं। तो इस तरह से फ्रेजोग्राफ में ये सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो आपको ये उत्तर दिलाएगा 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अब ये थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। हाउ इज द सर्कल यूज्ड विद हुक्स इन द मिडिल, सर्कल हुक के बीच में कैसे लिखना है। दीज आर, द आंसर इज दीज आर इफ एस जेड प्रीसीड ए डबल कॉन्सोनेंट, डबल कॉन्सोनेंट से पहले सर्कल आ जाता है। वेदर ए स्ट्रेट स्ट्रोक और कर्व स्ट्रोक, चाहे वो स्ट्रेट स्ट्रोक है तो कर्व स्ट्रोक है। एस साउंड इज इंडिकेटेड बाय अटैचिंग ए स्मॉल सर्कल इनसाइड द हुक, तो उसके लिए हुक के अंदर ही छोटा सा सर्कल बना देते हैं। जैसे आपके सामने है ये प्रॉस्पर, ये है एक्सप्रेस और ये है पर्सनल, ठीक। और इफ देयर इज एन ऑकरेंस ऑफ वॉवल बिटवीन द ज्वाइनिंग ऑफ 2 कॉन्सोनेंट, अगर बीच में वॉवल आ जाता है फॉर्मिंग अ डबल कॉन्सोनेंट देन इट इज़ नॉट यूज, और वहाँ पर ये यूज़ नहीं करेंगे। जैसे साइजेबल, म्यूजिकल, एडमिसिबल, तो ये आंसर आपको दिलेगा 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द यूज ऑफ हार्विंग एंड डबलिंग प्रिंसिपल इन फ्रेजोग्राफी। अब हार्विंग और डबलिंग दोनों ये इनका यूज़ पूछा गया है फ्रेजोग्राफी में। हार्विंग प्रिंसिपल इज एम्प्लॉयड इन फ्रेजोग्राफी फॉर इट,
फ्रेजोग्राफी में इट, नॉट, वर्ड और वुड के लिए हैविंग प्रिंसिपल यूज होता है। जैसे इफ इट इज, इट विल नॉट बी, दे वुड, इनके लिए हम हैविंग प्रिंसिपल यूज करते हैं। डबलिंग प्रिंसिपल से जो फ्रेज बनते हैं वो हैं देयर, देयर, अदर, डियर, इनके लिए। जैसे आपको लिखना है इन देयर, आई विश देयर वर, माई डियर सर, सम अदर वे। तो ये थे हैविंग और डबलिंग प्रिंसिपल से बनने वाले फ्रेजेस। और किस लिए फ्रेज बनते हैं वो आपको क्लियर हो गया। और ये उत्तर आपको दिलाएगा 3 मार्क्स। आपने इसी तरह से एक्सप्लेन करके आना है। अगर आप किसी और तरह से एक्सप्लेन किया है, आपने कोई उत्तर सर्च किए हैं, तो वो हो सकता है उतने मार्क्स आपके ना आए। डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन 2 कंपाउंड कॉन्सोनेंट। डिफरेंस बताना है 2 कंपाउंड कॉन्सोनेंट में, WL, WEL। अब क्या डिफरेंस है? दीज आर द स्मॉल इनिशियल हुक रिटन इनसाइड L, प्रीफिक्स W, L से पहले, L के साथ अगर हम स्मॉल इनिशियल हुक लगाते हैं तो वो होगा WL एंड रिप्रेजेंट WL। इट इज़ यूज इनिशियली, मिडली एंड फाइनली। और ये इनिशियल में भी यूज़ होता है, जैसे वेल, मिडिल में अनविलिंग, इल विल, फाइनल में, मिडिल में, हर तरह से ये यूज़ होता है। और नेक्स्ट, व्हेन द साउंड ऑफ H इमीजिएटली प्रीसीड WL, द कंपाउंड कॉन्सोनेंट HWL बन जाता है, इज फॉर्म्ड, WHL बन जाता है। तो कैसे? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एनलार्जिंग द स्मॉल इनिशियल हुक। वो जो हमने स्मॉल इनिशियल हुक लगाया था उसी को हम एनलार्ज कर देंगे, बड़ा कर देंगे, तो WHL हो जाएगा। कैसे? जैसे आपको लिखना है व्हील, WHL की साउंड है, मीन वाइल, तो इस तरह से ये कंपाउंड कॉन्सोनेंट WL और WHAL बन जाएगा। तो आपके जो है 3 मार्क्स का ये उत्तर है आपके सामने। नेक्स्ट, सेक्शन C, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्षमता आधारित प्रश्न, 4 मार्क के हैं। यहाँ भी आपको चॉइस है, आपको 3 क्वेश्चंस में से 2 के ही उत्तर देने हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें और क्या उत्तर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ST एंड STR लूप? वेरी इजी। ST लूप और STR लूप आप सबने पढ़ा होगा। एक्सप्लेन विद एग्जांपल, दोनों में अंतर बताना है। तो एक तरफ हम ST लूप ले लेते हैं, दूसरी तरफ STR का लूप है। इट इज़ रिटन हाफ लेंथ। सबसे पहला अंतर है कि ये हाफ स्ट्रोक की लेंथ को कवर करता है और ये 2/3 लेंथ कवर करता है। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे आपने पास्ड लिखा है या पोस्टर लिखा है, कुछ और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, फास्ट या फास्टर भी लिख सकते हैं। इट इज़ रिटन इनिशियली, मिडली एंड फाइनली। ST लूप जो है इनिशियल में भी, मिडिल में भी, फाइनली में यूज़ होता है। और STR का लूप रिटन मिडली एंड फाइनली बट नॉट इनिशियली, ये इनिशियल में यूज़ नहीं होता। जैसे फास्टर लिखना है, मिडिल में मास्टरपीस हो गया और ये स्टॉक इनिशियल में है, एट फर्स्ट कॉस्ट एंड में है, और मिडिल में भी है, लेस्ट में, हर तरह से तीनों एग्जाम्पल आपके सामने है। और नेक्स्ट जो डिफरेंस है, SD साउंड इज ऑल्सो इंडिकेटेड बाय ST लूप। ST लूप जो है SD की साउंड भी देता है, जैसे रेज्ड। देयर इज नो साउंड ऑफ SDR, STR ही होता है, SDR नहीं होता। तो ये दोनों में डिफरेंस आपने बताना है और आपने हो सकता है यही आंसर अपने मन में सोचा हो या नोट किया हो। एक डिफरेंस और है आपके सामने, इफ़ देयर इज़ ए वॉवल आफ्टर ST इन अ वर्ड, ST के बाद वॉवल आ जाता है, ST लूप इज नॉट यूज, तो वहाँ ST लूप यूज नहीं होता, वहाँ पर रस्टी आपने लिखना है। तो इस तरह से लिखना है, इफ़ देयर इज वॉवल आफ्टर STR लूप इज नॉट यूज। अगर वॉवल आ जाए STR के बाद तो आउटलाइन कैसे बनेगी? सर्कल S विद T स्ट्रोक एंड R। तो वहाँ पर हम सर्कल S और T स्ट्रोक R के साथ लगाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। मास्टरी लिखना है तो आपने इस तरह से लिखना है, STR लूप यहाँ यूज नहीं होता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। डिफाइन द डिफरेंट रूल्स इन राइटिंग द लार्ज फाइनल हुक। लार्ज हुक फाइनल वाला जो है
प्रॉपर शॉर्ट एंड आउटलाइन के द्वारा आपने समझाना है, रूल्स बताने हैं। तो लार्ज फाइनल हुक जो होता है आपको जैसा कि पता ही होगा, शन के लिए, जन के लिए होता है, और इसके जो स्पेलिंग होते हैं TION, SION, TIAN, ये सब स्पेलिंग कुछ भी हो सकते हैं, साउंड जो होती है शन की आती है। शन हुक इज रिटन इनसाइड द कर्व स्ट्रोक के अंदर की ओर लगता है, जैसे मोशन या नेशन। व्हेन अटैच टू ए स्ट्रेट स्ट्रोक विद एन इनिशियल अटैचमेंट, और इनिशियल अटैचमेंट जब होती है तो ये उसके अपोजिट साइड में लगता है, जैसे स्टेशन और सेक्शन है। शन हुक इज रिटन अपोजिट टू द लास्ट वावल। अगर इनिशियल अटैचमेंट नहीं है तो लास्ट वावल के अपोजिट यूज़ करते हैं हम, जैसे ऑप्शन है, ऑपरेशन है। व्हेन अटैच टू ए स्ट्रेट स्ट्रोक, TDJ स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ ये जो है राइट साइड में यूज़ होता है, जैसे रोटेशन, ग्रेडेशन, लॉजिशियन। तो ये रूल है। 24 प्रश्न का उत्तर आपके सामने। अब आखिरी प्रश्न 25, क्या पूछा गया इसमें? व्हेन द हाविंग प्रिंसिपल इज नॉट यूज्ड, कब हाविंग प्रिंसिपल यूज़ नहीं करते? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। हाविंग प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, आपको पता है, लेकिन कहाँ यूज़ नहीं होता, अब आपने ये बताना है। हाविंग प्रिंसिपल इज नॉट एम्प्लॉयड अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। कौन कौन सी सिचुएशन है? डाउनवर्ड फॉर्म ऑफ एच जो है डाउनवर्ड में हाविंग प्रिंसिपल का यूज़ नहीं होता। जैसे हैट लिखना है तो यहाँ अप एच लिखें, हीट है तो अप लिखेंगे। स्ट्रोक इज नॉट हाव्ड व्हेन फॉलोड बाय ट्राइफोन के साथ जो स्ट्रोक आते हैं उनको हाफ नहीं करते। जैसे आपके सामने ये आउटलाइन है, फिएट, डाइट, तो TD से पहले टाइफोन आ गया तो उसको हम हाफ नहीं करते। नेक्स्ट है, हाविंग प्रिंसिपल इज नॉट यूज्ड व्हेन देयर इज ज्वाइंट ऑफ 2 स्ट्रेट स्ट्रोक। 2 स्ट्रेट स्ट्रोक ज्वाइन हो रहे हैं, फॉर्मिंग एन एंगल, और एंगल फॉर्मिंग नो एंगल, एंगल नहीं बना रहे हैं और स्ट्रेट स्ट्रोक हैं, तो वहाँ पर जैसे लुक्ड स्ट्रेट स्ट्रोक हैं तो वहाँ पर हाविंग प्रिंसिपल नहीं यूज होता, 2 स्ट्रेट स्ट्रोक एंगल ना बना रहे हों। जैसे कुक्ड, के एंगल नहीं है, लुक्ड, LK एंगल नहीं है, तो वहाँ पर हम यूज़ नहीं करते। इन द वर्ड एंडिंग विथ TD, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एंड में T या D आ जाता है और उसके बाद वॉवल आ जाता है, तो वहाँ पर हम हाविंग का रूल एम्प्लॉय नहीं करते, जैसे बॉडी, रेडी। तो ये था आज का वीडियो। अब सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दिए 11th क्लास में। आपको अगर एग्ज़ाम देना थ्योरी का तो आपको बहुत हेल्पफुल होने, अगर आप इन प्रश्नों की शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो आपके रूल बेस को मजबूत करेगा। ये सारे रूल क्वेश्चन किस तरह के, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से रूल्स शॉर्ट हैंड में हैं, और आपने शॉर्ट हैंड सीखी लेकिन रूल उतने अच्छे से नहीं आते। तो आपको आज वाला वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर नोट करेंगे, और आई होप आपके गुड मार्क्स आएंगे। आप थ्योरी पढ़ रहे हैं और इसी से आपका बेस मजबूत होगा और आपको प्रैक्टिकल में भी हेल्प मिलेगी। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।